देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है ना, इनको यूज करेंगे और उनके बारे में कुछ पता लगाएंगे, लीनियर इक्वेशन के बारे में। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। देखो, एक चीज बताओ मेरे को, जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, इसके बेटा 3 केस बनते हैं। और वो कौन कौन से केसेस हैं? देखो, अगर दो लाइनें हैं, ध्यान रखना, दो लाइनें 3 तरीके से एक ग्राफ पे बनाई जा सकती है, स्ट्रेट लाइंस, ध्यान रखना। या तो वो लाइन किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी, किसी ना किसी एक पॉइंट पे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ। या फिर वो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मीट ही नहीं करेंगी कभी, है ना। या फिर कोइंसाइड कर जाएंगी। कोइंसाइड मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। करेक्ट। क्या और कोई चौथा केस आपको आ रहा है समझ में? अगर आप ग्राफ पे दो लाइंस बनाओगे तो 3 तरह के केस बनते हैं। या तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी कहीं, या वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या फिर कोइंसाइड कर जाएंगी एक दूसरे के ऊपर कि हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या और कोई केस आ रहा है दिमाग में? बिना कोइंसाइड करे, मतलब तो एक लाइन गई और दूसरी थोड़ी साइड से चली गई बिना पैरेलल में। अच्छा, आपका कहने का मतलब है ये हो गया ना, ये कह रहे हो? हाँ। हाँ, अब देखो, लाइन की प्रॉपर्टी होती है नेवर एंडिंग होती है, तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। अगर अब आपने इसको स्ट्रेच किया तो ये मीट तो तब भी करेगी कहीं ना कहीं, हाँ। है ना। लाइन की प्रॉपर्टी होती है, तो कितनी भी स्ट्रेच कर लो तो अल्टीमेटली मीट कर रही है, यानी कि ये वाला केस बन गया, है ना। हम्म। तो ओवरऑल 3 टाइप के केसेस बनते हैं। अब क्या है, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता लगाना है, आप यूजिंग दीज कोएफिशिएंट्स पता लगा सकते हो। कैसे? अभी मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको पता लगाना हो कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या फिर इंटरसेक्टिंग है, तो आप कैसे पता लगाओगे? देखो, आपका काम बहुत सिंपल रहेगा। आपको रेशियोज निकालते हैं, कोएफिशिएंट के रेशियोज निकालने हैं। जैसे x है ना यहाँ पे वेरिएबल, इसके कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा? a1/a2। ऐसी b1/b2 की वैल्यू निकालनी है, c1/c2 की वैल्यू निकालनी है। ओके। तो जब रेशियोज जो होंगे ना, वो 3 केसेस में बनते हैं। देखो, या तो आपके a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वली ना है। रेशियोज तो निकालने आते हैं ना आपको? यस और नो? हाँ। हाँ। a1 बाई हाँ ए सर। और b1/b2 मान लो इक्वल नहीं आते लीनियर इक्वेशन के, तो आप सिंपली इसको बोलोगे कि ये जो है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ग्राफ ऐसा होगा और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों लाइनें सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करेंगी। अब लीनियर इक्वेशन में ना एक चीज होती है, यहाँ पे बोला जाता है सोल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब बात करते हैं सोल्यूशन की, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइनें आपस में कितने पॉइंट्स पे मीट कर रही है। तो इस केस में, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में, ये लाइन कितने पॉइंट पे मीट कर रही है ऋषभ? 1। सिर्फ 1। क्या ये और किसी पॉइंट पे मीट कर सकती थी ये दोनों लाइनें? हाँ सर, तो सकती नहीं, थी। ये दोनों नहीं। देखो, अगर आप इसको एक्सटेंड भी कर दो, इसको यहां से एक्सटेंड कर दो, ये फिर से कभी मीट थोड़ी करेंगी, सिर्फ इसी पॉइंट पे मीट करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, हम्म। है ना। तो इसमें सोल्यूशन सिर्फ एक निकला ना। जब एक सोल्यूशन पॉसिबल होता है तो हम लिखते हैं उसको यूनिक सोल्यूशन।
ये आया आपको समझ में मैंने क्या लिखा? हाँ सर। ओके। सेकेंड केस, मान लो a1 बाय a2 इक्वल निकला b1 बाय b2 के, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, c1 बाय c2 भी निकालना है और c1 बाय c2 के केसेस निकलेंगे। और क्या निकलेंगे बताता हूं। मान लो c1 बाय c2 इक्वल नहीं आता, c1 बाय c2 इक्वल नहीं आता, या चलो एक काम करो, पहले इक्वल वाला केस ले लेते हैं। आपने c1 बाय c2 निकाला और वो इक्वल आ गया, मतलब ये तीनों के तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, तो आप पता क्या बोलोगे कि ये जो लाइनें हैं ये हैं कोइंसिडेंट। कैसी लाइंस है? कोइंसिडेंट्स। कोइंसिडेंट लाइन आपस में ओवरलैप करती है। मान लो अगर एक लाइन ऐसे बना दी मैंने, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी। एग्जैक्ट। अब ऋषभ एक बात सोच के बताओ मेरे को, इसमें कितने पॉइंट पे एक लाइन दूसरी लाइन को मीट कर रही है? ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे पॉइंट्स। ऑफ कोर्स, अनलिमिटेड पॉइंट्स है, इनफाइनाइट। इसको जितने एक्सटेंड करोगे ये पूरा एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन या हर पॉइंट पे मीट कर रही है, राइट? हाँ। इसमें बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इसमें। क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तीसरा केस ये बनता है, अगर a1 बाय a2 आया b1 बाय b2 के इक्वल, लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे? ये केस बन रहा है पैरेलल लाइंस का। किनका? पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइन कैसी होती है? मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन एग्जैक्ट। क्या कभी पैरेलल लाइन आपस में कभी मीट करती हैं? नहीं सर। नहीं करती। तो यानी कि इसमें कोई सोल्यूशन निकल सकता है? नो सोल्यूशन। आया समझ नहीं। में? अब ध्यान हाँ रखना, सर। यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। जिन इक्वेशन के सोल्यूशन निकल सकते हैं, चाहे एक सोल्यूशन निकले, चाहे दो सोल्यूशन निकले, चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले, सोल्यूशन निकलने चाहिए, उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो क्या ये कंसिस्टेंट होंगी? क्योंकि इसमें एक सोल्यूशन तो निकल ही रहा है तो कंसिस्टेंट है। इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट निकल रहे हैं, ये भी कंसिस्टेंट है। यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके कुछ पार्ट्स हैं वो यस करते हैं। सर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशंस क्या दे रखी है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से एक बात बताओ देख के, a1 क्या है? वैल्यूज बताओ, a1 की वैल्यू क्या है? 5। 5। a2 की वैल्यू 7। b1 की वैल्यू बताओ कितनी है? -4। -4। b2 इज 6, c1 इज 8, c2 इज -9। तो आपका -9। काम है पहले ये चेक करना, a1 बाय a2 कितना है आपका? 5/7। b1 बाय b2 कितना है आपका? -4/6। तो हमेशा सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में लिखना होता है हमको इसको, तो ये -2/3 आ गया। c1 बाय c2 कितना है आपका? 8/9, यानी कि -8/9 भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब आप बस ये देखो कौन सी कंडीशन मैच हो रही है इसमें, इसको देख के बताओ। फर्स्ट। बताओ। फर्स्ट। फर्स्ट, since a1 is not equal to a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो आप क्या बोलोगे? ये किस टाइप की लाइन है? क्वेश्चन में रीड करो, आपसे क्या पूछा है? On comparing a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, check whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point
पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो ये क्या बना? इट इज intersecting at a point. इंटरसेक्टिंग एट वन। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते थे क्या ये यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, तो आप क्या लिखते इसको? यूनिक Unique सोल्यूशन। solution. आपसे ये भी पूछ सकता था क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये क्या है? Consistent. वेरी गुड, इतना क्लियर हो गया? Yes sir. इसको नोट करो और मुझे बताओ। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसका थर्ड पार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. आपको ये पता लगाना है क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट की इक्वेशन जैसे दे रखी है 3/2x plus 5/3y is equals to 7, फिर है 9x minus 10y is equals to 14। तो आपका काम यहाँ पे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप यहाँ से इसको हमेशा ध्यान रखना, आपको इसको जनरल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म में ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से a1 by a2 अगर आप करोगे, देखो a1 क्या है? 3/2, 3/2 अपॉन a2, a2 कितना है? 9। तो ये बताओ कितना बनेगा? 3/2 इंटू 1/9 कितना आ गया? 1/6, करेक्ट। Yes b1 sir. by b2 कितना आएगा? 5/3 अपॉन -10, तो ये कितना बन जाएगा? -1/6। c1 by c2 कितना है? -7 by -14। तो इसको देख के आपको कौन सी कंडीशन लग रही है, कौन सी लगेगी? First. फर्स्ट, करेक्ट। ध्यान रखना क्यों हुआ, क्योंकि साइन ये 1/6 है, ये -1/6 है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, तो c1 by c2 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हेंस तो ये लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? Consistent. करेक्ट। अब हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इससे पहले एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं, अब ये सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन। तो इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कराऊंगा। इसमें करना क्या होता है? फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल फ्रॉम एनी वन इक्वेशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमको हमेशा दो इक्वेशन गिवन होगी। अब दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। फिर क्या करना है? सेकेंडली पुट दैट वेरिएबल इन द अदर इक्वेशन एंड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब इसका मतलब समझो, एग्जाम्पल से बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं सिंपल ले रहा हूँ, x + y = 14 है, एक है x - y = 4। तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ। मैंने अज्यूम किया कि मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ,
x प्लस वाई है 14। यहां से आपकी मर्जी है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, कितनी आई 14 माइनस वाई, राइट। अब ध्यान रखना, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो मेरे को ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालनी पड़ेगी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट करता तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डालनी पड़ती। ठीक है, तो अब इसको पुट x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी। अब एक बात बताओ, इसके अंदर अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। दिस इम्प्लाइज माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 10/2, दैट इज 5। क्लियर है इतना? यस सर। अब आपकी मर्जी है इस y की वैल्यू को चाहे यहाँ, अच्छा इसमें पुट कर दो, इजी रहेगा। पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, क्योंकि ये 1 से ही ऑब्टेन्ड हुई है इक्वेशन ये वाली, तो आप इसमें पुट कर दो y की वैल्यू 14 माइनस वाई की जगह 14 माइनस 5, कितना आ गया 9। तो आपने सॉल्व कर दिया, x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन ये दे रखी है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड देन s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ वैल्यू निकालनी है। प्रोसीजर सेम रहेगा, आप यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। लाइक मैंने ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने s की वैल्यू निकाली, यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस टी, ये t इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई। नाउ पुट s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 2। ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हो तो सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, तो सेकंड इक्वेशन में जहां s है वहां पे आपको पुट करना है 3 प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3। देखो यहाँ s की जगह बस मैंने 3 प्लस टी लिखा, फिर यहाँ पे t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे आपको जिस चीज का ध्यान देना है वो है एलसीएम लेने का। फ्रैक्शन में इसका एलसीएम आएगा 6। 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, तो 2 ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, तो ये 3 इस t से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 6। अब ये 6 जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे से डिवाइड है, तो उधर जा सकता है अब ये मल्टीप्लाई होने के लिए, तो आपका बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 6 36। अब आप इसको ओपन करोगे तो बनेगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 2t प्लस 3t 5t बन जाएगा, और ये बना 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल्स टू 30 आ गया, t इज इक्वल्स टू 30 बाय 5 दैट इज 6। t की वैल्यू आ गई 6। अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो। पुट t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 से ही बना था ये, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी आपने कितना निकाला 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, s का है 9 एंड t की वैल्यू है 6। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट करते हैं। चलो, फिफ्थ पार्ट में स्क्वायर रूट में दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक,
अब आपका ध्यान एक चीज पे रहना चाहिए, ये सारे के सारे सिंप्लीफाइड होने चाहिए। आप रूट 3 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट आप रूट 8 को सिंप्लीफाई कर सकते हो। रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो? √4 into √4. ये लिख सकते हो, जैसे कि ये बन जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू, एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√2। तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, √3x माइनस 2√2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से वही सेम काम करना, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो पहले √2x की वैल्यू क्या आएगी? -√3y। और x की वैल्यू कितनी आएगी? -√3/√2y। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -√2 -√3 अपॉन √2/y। इस यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. हाँ, पुट x इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन √2y इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो इसको। तो √3 इंटू एक्स की जगह देखो आपको ये पुट करना है, ये, और क्या है ये? -√3/√2 इंटू वाई। करेक्ट? -2√2y इज इक्वल्स टू 0। ये आगे वाला पार्ट भी लिख दिया मैंने। अब बताओ √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। अब यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। √2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? ऑफ कोर्स √2 ही होगा। और √2 के टेबल में √2 1 पे आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रह जाएगा। 1 के टेबल में √2 इंटू √2 टाइम्स करेंगे। अब यहाँ पे माइनस, देखो 2√2 में अगर आप √2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? टेल मी। 4. 4 बनेगा, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है 2, और 2 से मल्टीप्लाई 2 होगा तो दैट इज 4। तो ये 2√2 इंटू √2 हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 0। अब ये √2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। करेक्ट? अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपसे? यहाँ से वैल्यू Yes, कितनी आ sir. जाएगी? -7y इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 0/-7। तो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो तो वो 0 ही आता है, राइट? Yes, sir. y की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसमें, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0. 0 आ जाएगी। तो आपका आंसर आया x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट देखते हैं। सेम एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखना क्या इशू आता है। यहाँ पे लिखा है 3x minus y is equals to 3, then 9x minus 3y is equals to 9। अगर आप यही सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाते हो तो पहले तो आपको एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो 3x हो जाएगा y प्लस 3, एंड x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 3 अपॉन 3। करेक्ट? ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाली मैंने। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या बनेगा ये? y प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इस 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। अब ये 3 इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाले इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 3y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि 3y और माइनस 3y तो कैंसिल हो रहा है, इजंट इट? Yes, sir. क्या आप यहाँ पे वैल्यू निकाल पाओगे? No, sir. तो आप यहाँ लिखोगे नो यूनिक solution exist, it have infinitely many
सॉल्यूशंस। अब आप ये चीज उससे भी चेक कर सकते हो, जो भी कंडीशन सिखाई थी ना मैंने आपको लाइंस की, अगर आप रेशोज देखोगे तो देखो ये कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, इसका रेशो भी 1/3 आएगा, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो आप एक x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते इस वाले क्वेश्चन में। समझ में आ गया? अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। ये डेसिमल में दे रखा है, 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3, then 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3, राइट? अब देखो ये सारे डेसिमल्स में है, तो मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन को इंटू 10 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे डेसिमल वाला पार्ट हट जाएगा। मैथ्स के रूल्स के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम दोनों साइड चेंज करें। ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैं अगेन x की निकाल रहा हूँ, 13 माइनस 3y, पहले ये शिफ्ट होगा पूरा टर्म, फिर 2 जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस पार्ट को आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो 4 इंटू एक्स की जगह पुट करो 13 माइनस 3y, और ध्यान रखना इसको ब्रैकेट में रखना, अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 इससे कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। जब इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये 26 उधर जाएगा, और ये माइनस 6y प्लस 5y होता है माइनस y, और ये 23 माइनस 26 कितना होता है -3। तो y माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। अब इस y की वैल्यू 3 को यहाँ पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, दैट इज 13 माइनस 9/2, 4/2, आंसर इज 2। तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। कोई प्रॉब्लम? नो सर।